हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं करेंटली एनआईटी सूरत से इंटीग्रेटेड एमएससी कर रहा हूँ केमिस्ट्री में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके क्वेश्चन हमें जेईई मेंस और एडवांस में भर भर के देखने को मिलते हैं। तो हम लोग बेसिक डिफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फिर इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे आज। तो अगर इसके डिफिनेशन की बात करें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो अगर डिफिनेशन ये है कि व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी strike on a metal surface, then electrons are ejected from the metal surface. The ejected electrons is called as photoelectrons, and this phenomena is known as photoelectric effect. इसको अगर ऐसे समझें कि मान लीजिए ये हमारा एक मेटल सरफेस है और यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट कर रही है विथ सम सर्टेन फ्रीक्वेंसी म्यू। हमने डिफिनेशन बताते टाइम एक चीज पे जोर दिया था, विथ सम सर्टेन फ्रीक्वेंसी, मतलब हर फ्रीक्वेंसी पे ये फिनोमेना हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी म्यू है, तो क्या होता है कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का एमिशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एमिशन लाइट रे के इंसिडेंट होने की वजह से हो रहा है, लाइट रे या फोटोन की वजह से। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। एक बार फिर से डिफिनेशन एक बार मतलब समझ लेते हैं कि व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी म्यू स्ट्राइक ऑन अ मेटल सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस. This ejected electrons is called as photoelectrons, and this phenomena is called as photoelectric effect. ठीक है। तो एक हमारे साइंटिस्ट थे हेनरिक हर्ट्ज करके, जिन्होंने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था, और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ चीजें जो भी ऑब्जर्व करी थी वो ऑब्जर्वेशन क्या था, तो हम लोग नेक्स्ट वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करें, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब ली, वैक्यूम ग्लास ट्यूब। तो चलिए बनाते हैं। तो ये लिया हमने, थोड़ी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बच्चों, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। ये हमारा वैक्यूम ग्लास ट्यूब है। अब चूंकि 100% वैक्यूम क्रिएट करना तो मतलब हमारे लिए इम्पॉसिबल है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मतलब जितना मैक्सिमम हो सके उतना वैक्यूम हम क्रिएट करें, वैक्यूम पंप के थ्रू या जैसे। फिर इसके बाद क्या क्या किया गया कि यहाँ पे दो मेटल इलेक्ट्रोड को इसके अंदर इंसर्ट किया गया एज ए इलेक्ट्रोड, और इसे एक एक्सटर्नल बैटरी से एमिटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब चूंकि ये आपका नेगेटिव पोटेंशियल है, तो ऐसे कन्वेंशनली माना जाता है कि ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। इसे क्या हम बोलते हैं, अगर इसे बात करें हम तो क्या बोलेंगे, ये रेड कलर ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। इसे हम लोग बोल देते हैं कैथोड, और ये पॉजिटिव चार्ज, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड। तो ये था मतलब एक नॉर्मल सा सेटअप है, इतना सिंपल सेटअप नहीं था, बट हम ऐसे सिंपल वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही उन्होंने लाइट इंसिडेंट कराई इस मेटल सरफेस पे, मान लीजिए कि ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है, तो क्या होता है कि यहाँ मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट करने लगे। और जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हुई तो यहाँ पे एमिटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिला और करंट का फ्लो आया, ठीक है। अब चूंकि करंट का फ्लो किधर से किधर होता है, ऐसा आप लोगों को पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि करंट का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है।
तो यहाँ पे करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, यहाँ से ये आपका मान लीजिए आईपी ले लेते, ठीक। तो ये चीज था। अब उन्होंने इसके थ्रू क्या ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो जो पहला ऑब्जर्वेशन था, पहले उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए ये इंसिडेंट लाइट यहाँ पे पड़ रही है, इसका फ्रीक्वेंसी म्यू है, मान लीजिए म्यू। तो पहले उन्होंने क्या किया कि म्यू को फिक्स कर दिया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को फिक्स करके लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया। तो उन्होंने क्या पाया कि जो नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है यहां से एमिट कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़, मतलब कि म्यू को फिक्स करने के बाद अगर इंटेंसिटी लाइट की बढ़ा रहे हैं तो क्या क्या पाते हैं, नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। फिर उन्होंने दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या लिया कि इस बार उन्होंने क्या किया, इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया, ठीक है, और म्यू को बढ़ाया, मतलब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया। तो उस केस में उन्हें क्या मिलता है, मान लीजिए अगर इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया जाए और म्यू को बढ़ाया जाए तो उस केस में उन्हें क्या मिला, जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़, मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़, तो काइनेटिक एनर्जी। अब चूंकि ये जो दो चीजें उन्होंने ऑब्जर्व करी थी, अब ये तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, क्योंकि इसके पहले जो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जो भी थियरी दी गई थी उसमें ऐसा था कि जो नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है वो दोनों किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे। पर यहाँ तो नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी पे, बट काइनेटिक एनर्जी नहीं कर रहा। अब चूंकि ये चीज ऑब्जर्व तो उन्होंने करी थी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, बट इसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं देता कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ एक चीज में डिपेंड कर रहा है दूसरे केस में नहीं कर रहा है। तो अब उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं पाया, तो इसे एक्सप्लेन कौन किया, इसे एक्सप्लेन किया आइंस्टीन। तो चलिए हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे उन्होंने इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया और उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए। तो उन्होंने लाइट को पार्टिकल एज अ पार्टिकल मान के मतलब इस चीज को एक्सप्लेन किया था। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था उनका, उन्होंने लाइट को कैसे कंसीडर किया, एज अ पार्टिकल। तो उन्होंने क्या बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन, ठीक। दूसरा उन्होंने क्या बोला, दूसरा उन्होंने ये बोला कि यहां से ज्यादा अच्छे से मैं समझा पाऊंगा कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन। मतलब कि यहां से जैसे ही लाइट यहाँ पे मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कर रही है, तो मान लीजिए कि मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट कर रही है तो वहां पे कुछ टाइम लगा, मतलब डिस्पर्स हुई, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, मतलब जनरली, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे स्ट्राइक करके तुरंत इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट कर जाता है, मतलब उसके बीच में कोई ऐसे टाइम का डिफरेंस नहीं होता है, ठीक। तो दूसरा चीज उन्होंने ये बोला। तीसरी चीज क्या बोला था उन्होंने, तीसरी चीज उन्होंने इंसिडेंट लाइट के एनर्जी के बारे में डिस्कस किया कि जैसे मान लीजिए ये आपका मेटल सरफेस था, अब यहाँ पे जो लाइट पड़ रही है कुछ एनर्जी के साथ पड़ रही होगी, मान लीजिए सपोज करते हैं कि वो एनर्जी क्या है, ई है, इंसिडेंट एनर्जी। तो उन्होंने क्या बोला कि जो इंसिडेंट एनर्जी है ये दो पार्ट में बढ़ जाती है। पहला तो इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मेटल के अंदर प्रेजेंट है तो उसका कुछ बाइंडिंग फोर्स होगा,
तो उस बाइंडिंग फोर्स से निकाल के मेटल सरफेस पे लाना है, मेटल सरफेस के बाहर। तो एक पार्ट तो उसमें चला जाता है और दूसरा उसके काइनेटिक एनर्जी में जो बचा हुआ पार्ट होता है वो उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो EI को कैसे लिख सकते हैं, W प्लस W क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि W क्या होता है, ठीक। तो ये उन्होंने एनर्जी का इक्वेशन दिया कि EI इक्वल टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब W क्या है, W आपका होता है वर्क फंक्शन, इसको हम लोग W और I से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। वो इसमें हमें जो जो इंपॉर्टेंट टर्म मिलेंगे उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वर्क फंक्शन क्या होता है, फिर आगे हम लोग इसी में बात करेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। तो एक बार उसको समझ लेते हैं, फिर इस इक्वेशन को हम लोग आराम से समझेंगे। तो अगर हम बात करें वर्क फंक्शन की, जिसे हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। तो अब ये क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमने अभी देखा था कि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो इलेक्ट्रॉन को मतलब मेटल सरफेस से बाहर लाने के लिए, तो वही हो। तो वर्क फंक्शन क्या है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। अब हर मेटल की एक अपनी मतलब फिक्स वर्क फंक्शन होती है, फिक्स थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। तो मतलब ये वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है, मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा मतलब कि उससे कम एनर्जी दे के हम इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं करा सकते। तो अगर इसको ऐसे लिख दें, मतलब एक कंडीशन अगर लिखना चाहें, फॉर द emission of electron EI should be greater than work function। मतलब अब उससे कम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन ही नहीं होगा, तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को ही नहीं मिलेगा। अब दूसरी चीज क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। अब ये क्या होता है, ये होता है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ईंट बना लेते हैं सिंपल, फिर से एक बार कि ये जो लाइट इंसिडेंट कर रही है मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है, और वर्क फंक्शन, अगर वर्क फंक्शन को हम लोग लिखें तो अगर इसको म्यू के टर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा h म्यू नॉट, ये आपका हो जाएगा h म्यू। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मतलब कि ये जो म्यू फ्रीक्वेंसी है ये हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, अगर इससे कम है तो फिर कोई इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम कंडीशन लिखें तो क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब यहीं पे एक और टर्म आता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का। तो वो क्या होता है, अगर मान लीजिए कि इसी को हम लोग चेंज कर दें अगर लैम्डा के टर्म में, तो क्या होता है, मान लीजिए कि हमने पढ़ा है C इक्वल टू लैम्डा म्यू। तो अगर यहाँ से इसको चेंज करें अगर मान लीजिए लैम्डा के टर्म में, तो क्या हो जाएगा C बाई लैम्डा। तो अगर यहाँ से एक कंडीशन नहीं निकाले तो क्या होगा, ये जो आपका लैम्डा नॉट है यही आपका थ्रेशोल्ड है। तो इस कंडीशन का क्या मतलब है, इस कंडीशन का यही मतलब है कि जो लाइट का वेवलेंथ है वो हमेशा इस वेवलेंथ से कम होना चाहिए, मतलब ये आपका मैक्सिमम वेवलेंथ है। मतलब इससे अगर ज्यादा वेवलेंथ अगर है लाइट की तो उस केस में भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा।
तो थ्रेशोल्ड अगर वेवलेंथ को अगर हम लोग डिफाइन करें तो कैसे बोल सकते हैं, द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। अब बात करते हैं कि आइंस्टीन थ्योरी की जरूरत आखिर पड़ी क्यों थी। क्यों पड़ी थी? क्योंकि यहाँ पे जो दो चीजें ऑब्जर्व करी थी हमारे हर्ट ने, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो आइंस्टीन ने उस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो इस इक्वेशन को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको नए पेज पे लिख के समझते हैं कि क्या था। एक बार फिर से अगर लिखें तो EI इक्वल टू W प्लस K मैक्स, ठीक है। अब मान लीजिए इसको म्यू के टर्म में अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा, h म्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन क्या होगा, h म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो यहां से अगर हम लोग ध्यान दें कि ये आपका h क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, ठीक। ये आपका वर्क फंक्शन है, तो ये भी हर मेटल का अपना वर्क फंक्शन होता है, ये भी कांस्टेंट ही है क्योंकि हर मेटल के लिए अलग अलग होता है। तो अगर मान लीजिए ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो अगर यहां से देखें तो ये जो हमारा म्यू है फ्रीक्वेंसी और ये काइनेटिक एनर्जी, तो इसके में अगर रिलेशन देखें तो क्या होगा, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से उन्होंने उस चीज को एक्सप्लेन किया कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है। तो यही एक्सप्लेनेशन था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही चीज। इसके बाद एक और मेन चीज आता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि ग्राफ। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, ग्राफ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। 3-4 तरह के ग्राफ होते हैं, तो एक एक करके हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ग्राफ इसमें क्या आता है, पहला ग्राफ आता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस म्यू का। तो अगर अभी हमने इसके पहले इक्वेशन लिखा हुआ था तो क्या था, h म्यू इक्वल टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी को y एक्सिस पे अगर लाएं तो क्या होगा, h म्यू माइनस W। अब यहां से कुछ ऐसे हमें इक्वेशन समझ आ रहा है, y इक्वल टू mx प्लस c, हम लोग लिखते हैं ना y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का, थोड़ा ऐसे थोड़ा सा अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या होगा, y क्या है, y एक्सिस पे क्या है हमारा काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे x एक्सिस पे क्या है म्यू फ्रीक्वेंसी। तो स्लोप क्या हो गया h, और ये आपका क्या हो गया इंटरसेप्ट। तो अगर इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें तो क्या होगा, मान लीजिए ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये आपका म्यू हो गया। तो देखिए क्या होता है, इसका ग्राफ बनता है ऐसे बनता है। अब ये क्या है, यहाँ पे है माइनस W, ये आपका नेगेटिव इंटरसेप्ट हो गया। ये आपका स्लोप इसमें क्या हो गया, स्लोप इक्वल टू h। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब ये कब होगा, अगर हम यहां से देखें कि काइनेटिक एनर्जी 0 कब होगा, तो h म्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन की, मतलब h म्यू इक्वल टू h म्यू नॉट। तो उस केस में क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट के अगर बराबर है तभी आपका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो अब ये डॉट 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 से मैंने क्यों रिप्रेजेंट किया, इसका रीजन ये है कि भाई अब काइनेटिक एनर्जी तो कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना कि काइनेटिक एनर्जी आपका नेगेटिव हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अब मास तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, कभी सुना है कि भाई किसी इंसान का मास नेगेटिव में है, नहीं। और v को हम लोग स्क्वायर में ले रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो अगर इस ग्राफ की बात करें तो पहला ग्राफ हमारा ऐसे बनता है। तो दूसरे ग्राफ की बात करें, दूसरा ग्राफ आपका क्या आता है, म्यू वर्सेस आई का।
फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंटेंसिटी। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि भाई जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का तो चेंज कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आप लोग रिलेट कर पाओगे। काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी। तो अगर इसके ग्राफ की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंटेंसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं करता, वो तो फ्रीक्वेंसी पे करता है। तो अगर इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो क्या ग्राफ बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इधर y एक्सिस पे लेगी, x एक्सिस पे I, इसका जो ग्राफ बनेगा कोई रिलेशन ही नहीं। अब यहाँ डॉट 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 मैं इसलिए लिखा हूँ कि भाई इंटेंसिटी तो जीरो हो ही नहीं सकता। अब इंटेंसिटी जीरो है तो फिर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कोई फिनोमेना ही नहीं हो रहा है। ठीक है, दो ग्राफ। तीसरे ग्राफ की बात करें, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक्स। तो अगर तो हमने ये चीज तो डिस्कस किया था कि जब म्यू को हम लोगों ने फिक्स कर दिया था और उस केस में इंटेंसिटी लाइट की बढ़ा रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था, नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे तो रिलेशन है। तो इस केस में जो ग्राफ बनता है वो क्या है, ऐसे चला है। तो ये रहे कुछ ग्राफ्स और बाकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कशन। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।